ग्रामायण ग्रामायण घेऊ श्वास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण घेऊ ध्यास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण. जो अध्यक्ष है संपूर्ण बाम्बू केंद्र मेलघाट के, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि वो संडे स्कूल जब नागपुर में हम चलाते थे तो उनकी वो फाउंडर थे. राष्ट्रीय कारीगर पंचायत जो है देश भर में उसके मुखिया है. मेलघाट में संपूर्ण बाम्बू केंद्र और ग्राम विद्यापीठ वो चलाते उसके प्रमुख है. तो इस तरह से माननीय सुनील जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में. धन्यवाद ज्ञापन जो दे रहे हैं ग्रामायण प्रतिष्ठान के सचिव है, भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के साथ जिन्होंने पूर्णकालीन काम किया चित्रकूट में, ऐसे संजय जी सराफ जो बहुत बड़े कार्यकर्ता है नागपुर में, सामाजिक कार्यकर्ता. तो उनका भी मैं आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ. आज के जो संयोजक है डॉक्टर के बालाराजू, एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर होते हुए भी सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा है. तो सामाजिक कार्य विभाग में वो समर्पित भाव से काम करते हैं. वो तो सामाजिक कार्य है और सामाजिक कार्य विभाग में काम है. तो ये बहुत दुग्ध शर्करा योग जिसको कहते हैं, ऐसे वो है. तो उनका भी मैं ये समिति है उनकी तरफ से स्वागत करता हूँ. तकनीकी टीम के लिए जो लीला डिपार्टमेंट हमारा हिंदी विश्वविद्यालय का है, तो तकनीकी टीम के सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ. बहुत सारे नए कार्यकर्ता, अध्यापक, विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं. तो मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि ग्रामायण का परिचय संक्षिप्त में दूं. नर सेवा ही नारायण सेवा, यह भाव को ध्यान में रखकर स्वामी विवेकानंद सार्धशती वर्ष 2012 में ग्रामायण प्रतिष्ठान का कार्य शुरू हुआ. समाज के, गांव के, वनवासी क्षेत्रों में जनजातीय लोगों में जिनका कार्य है, ऐसे लोगों के सहयोग के लिए उन्हें सभी तरह का बल देने हेतु ग्रामायण का कार्य चल रहा है. 2012 से पहले 1988 से हम विविध साइकिल यात्राओं के माध्यम से इस तरह के प्रकल्प जो चलते हैं, समाज सेवा में कार्यरत दोस्त लोग हैं, उनको मिलने का कार्य करते थे. तो 2012 से वो सिस्टमैटिक और से उसको ये मिला, बल मिला. ग्राम विकास में सहयोग के लिए जो कार्यशाला है, विविध कार्यशाला है, जैसे गोबर के, गाय के अलग अलग वस्तुएं बनाना, इस तरह से कार्यशाला है. जनजाति विद्यार्थियों को कॉपी और किताब, शालेय वस्तु देने के लिए ये प्रयत्न है. अभी कोरोना के समय मास्क एवं गरीब लोगों को धन्य पहुंचाने के भी कार्य ये ग्रामायण के माध्यम से हुआ था. समाज के विद्वान जो है, अनुभवी लोग हैं, उन लोगों का लाभ सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को मिले, इस हेतु अभी ऑनलाइन माध्यम से विविध चर्चाएं, वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हर शनिवार को सेवा गाथा, इतवार को ज्ञान गाथा, शाम को 4 बजे इतवार को, और शनिवार को शाम को 6 बजे नियमित रूप से, ताकि इस तरह से काम करने वाले लोगों का परिचय सभी से हो. इस तरह से आयोजन, और महीने में एक बार चिंतन गाथा के माध्यम से वैचारिक विषय पर प्रबोधन आयोजित करते हैं. तो इसी का पहला प्रयोग या पहला चिंतन गाथा आज हमने रखा है, कारीगरों का विषय रख के, मान श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन का अवसर साधकर. उसी तरह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, फ्यूजी सामाजिक कार्य विभाग एवं उन्नत भारत अभियान के माध्यम से आसपास के 10 गांवों में ऐसा ही सामाजिक कार्य चल रहा है और चलते रहेगा. तो ऐसी संस्थाओं को बल देने के लिए अकेले या संस्था स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं, कारीगरों के माध्यम से काम चल रहा है, वो मजबूत बने और उनके माध्यम से कारीगर मजबूत बने और उनके माध्यम से गांव आत्मनिर्भर बने. उसके लिए जो सपना है महात्मा गांधी जी का, वो सपना पूर्ण करने हेतु इस बात ये चिंतन गाथा के माध्यम से प्रयास होगा. अब ये चिंतन गाथा में राष्ट्रीय स्तर के जो कारीगर है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कारीगरों के साथ काम किया, नींव रखी, ऐसे मित्र मार्गदर्शक रूप में डॉक्टर महेश शर्मा जी है. सुनील जी का जो अभी मैंने जिक्र किया, जिसको कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस
और आज की भाषा में जिसके कहते हैं मूल्य शिक्षा, जब वो युवा काल में थे हम लोग सब लोग, तब से हम देते आए। तो ऐसे कारीगरों में जिन्होंने काम किया, और वर्धा में आता हूँ तो कारीगरों के कार्य जिनको याद आता है, ऐसा ऐसी हमारी दीदी विभा दीदी, उनके पिताजी देवेंद्र भाई जी की भी याद आ जाती है, जैसी मैंने अभी कहा विनू काले जी की। तो ऐसे कारीगर क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, कार्य किया, ऐसे महानुभाव आज इस चिंतन गाथा में हमें उपलब्ध है। और प्रोफेसर मनोज कुमार तो सभी को जानते हैं, विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी है वो प्रोफेसर, उनको सब विद्यार्थी उनको मानते हैं, और सबसे सीनियर भी है, सिंसियर भी है। सिंसियर इसलिए कहता हूँ कि मैं जब भी कक्षाएं चलती है तो मैं देखता हूँ कि 9:30 बजे शार्प 9:30 वो अपने विभाग में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे सभी वक्ता है, वक्ता जो अनुभवी और इससे जुड़े हुए सामाजिक कार्य से, इस तरह के वक्ता आज हमारे हमें इस वेबिनार में उपस्थित है। तो सभी वक्ताओं को और इस वेबिनार के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, सभी अध्यापक, विद्यार्थी, सभी का मैं इस ज्ञान चिंतन गाथा में स्वागत करता हूँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से और ग्रामायण प्रतिष्ठान नागपुर की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी, आपका स्वागत वक्तव्य के लिए आपको धन्यवाद। अब अगली कड़ी में माननीय सुनील देशपांडे जी, अध्यक्ष संपूर्ण बांबू केंद्र मेलघाट को आमंत्रित करता हूं। सुनील देशपांडे जी लगातार आत्मनिर्भर संकल्पना के लिए पिछले कई वर्षों से कार्यरत है। आपने मुख्य रूप से परंपरागत शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु नागपुर में संडे स्कूल प्रारंभ किया, जिससे बच्चों में नवीन चेतना का विकास हुआ। महत्वपूर्ण कार्यों में आप दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के साथ ग्रामीण भारत हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं, माननीय सुनील देशपांडे जी। सभी को नमस्कार। श्रद्धेय दीनदयाल जी के जन्म दिवस पर आज का ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने जो आयोजन किया है, बहुत ही गौरवपूर्ण है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने अच्छे मार्गदर्शकों के बीच में आपने मुझे भी सम्मानित किया और मंच दिया है। इस विषय के तरफ हम देखते हैं, तो ये विषय हमें दिया गया है आत्मनिर्भर ग्राम में कारीगरों की भूमिका। इसमें हम 3 शब्दों को बीच में कर रहे हैं। एक है आत्मनिर्भर, दूसरा है ग्राम और तीसरा है कारीगर। ये तीनों शब्दों को जरा अच्छी तरह से हमें समझना पड़ेगा। ग्राम को आत्मनिर्भरता की बात हम नहीं बता सकते, वो पहले आत्मनिर्भर था, अभी भी कुछ गांव है, हमने उसको तोड़ा है। लेकिन ये आत्मनिर्भर शब्द नहीं है। आत्मनिर्भर कोई होता नहीं है, वो परस्पर पूरकता से निर्भरता होती है, कोई स्वयं पूर्ण नहीं होता है। और इसलिए हमें ग्राम को समझना पड़ेगा। ग्राम किसको कहते हैं? ग्राम उसको कहते हैं जिस भौगोलिक परिवेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के आहार की सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था करने के मानसिकता रखने वाले लोग जहां रहते हैं, उसे हम गांव कहते हैं। और इस गांव में रहने वाले जो जातियां हैं, जिसको हम जाति कहते हैं, वर्तमान में उसको जाति कहा जाता है। वो जाति शब्द नहीं है, वो है ज्ञाति शब्द है, वो ज्ञात है। तो वो है 18 प्रगढ़ जातियां, जिसको हम बलूतेदार और अलूतेदार में विभाजित करते हैं। यह अंग्रेजों के शब्द है, हमारा शब्द तो 18 प्रगढ़ जातियां है।
ये 18 प्रकट ज्ञाति है, वो एक एक टेक्नोलॉजी का वो ज्ञाता है। ये कारीगर कौन है, किसको कारीगर कहते हैं? तो जो शरीर से काम करता है वो मजदूर होता है, जो शरीर और दिमाग से काम करता है वो कारीगर होता है, और जो शरीर, दिमाग और मन लगाकर काम करता है उसे कलाकार कहते हैं। हमारा बीच का शब्द है कारीगर, और ये कारीगर का पेट, उसके परिवार का पेट, उदर भरण, ये उसी में होता है। और इसलिए कारीगर अपने लिए सामान नहीं बनाता, वो औरों के लिए सामान बनाता है। और वो सामान बेचने के लिए नहीं बनाता था, वो देने के लिए सामान बनाता था। भारतीय जीवन शैली में ये कहा जाता है कि 88,000 दार्शनिक 12 साल नैमिषारण्य बैठे थे, और नैमिषारण्य में जो उन्होंने 49 संस्कारों के साथ 2000 व्रत और त्योहार स्थापित किए, वो सब क्रियान्वित करने का दायित्व कारीगरों का था। और कारीगर अपना सामान बनाते थे और उनके पास ले जाते थे। मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा, समय की मर्यादा है। मैं सीधा एक उदाहरण के तौर के ऊपर बांस के ऊपर आता हूं। मैं बांस में काम करता हूं, लगभग 32 साल हो गए, और ये काम करते करते मुझे समझ में आया कि बांस तो भारत विश्व का दूसरे नंबर का बांस उत्पादक देश है। और परंपरागत कारीगर की दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ लगभग 10 लाख परंपरागत कारीगर अपना काम करते हैं इसके बांस के ऊपर। यहाँ 125 जाति प्रजातियों के बांस है। केवल नमक्कारण और हिमाचल का बर्फाच्छादित प्रदेश, ये 2 प्रांत यदि छोड़ दे तो पूरे भारतवर्ष में बांस की उपयोगिता है। यहाँ के मनुष्य शक्ति के अनुसार और वहाँ के वातावरण के अनुसार जो बांस होता है, मनुष्य शक्ति उसमें अपना औजार बनाकर वहाँ काम करती है। एक बार मैं गांव में घूम रहा था तो एक लोहार के घर में बैठा था। लोहार ने बड़ी अच्छी बात बताई। लोहार ने कहा कि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मुझे लगा श्यामा, गोमा, तीमा में से ये बड़े होंगे। तो बोले नहीं, हम विश्वकर्मीय परिवार में जो विश्वकर्मीय कारीगर होते हैं उसमें से हम बड़े हैं। मैंने बोला कैसे? तो चर्मकार, लोहार, सुतार, बुरुड़, बसोड़, सूता, ये जो सब कारीगर है उसमें हम बड़े हैं। मैं क्यों बड़े हैं? तो बोले हम इसलिए बड़े हैं क्योंकि जब तक हम औजार नहीं देंगे तब तक कोई किसी कारीगर का काम नहीं चलेगा। मुझे एकदम वो बात सही समझ में आई। उन दिनों के बाद मैं महेश जी से जाके मिला। आदरणीय महेश जी के यहाँ मैं 2 साल रहा हूँ बिशनपुर में, झारखंड में। तो महेश जी से बात होते होते उनको कहा, भाई साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ तो लोहार सबसे बड़ा कारीगर कहता है। तो आदरणीय महेश जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो चर्मकार सबसे बड़ा कारीगर है। मैं कैसे? तो बोले लोहार का भाता जब तक नहीं चलेगा तब तक लोहारी नहीं होगी, और लोहारी का भाता तो चर्मकारी से चलेगा। जब तक चर्मकारी चपुआ नहीं देगा, चर्मकार धोकने वाला तो हवा देने वाला, तब तक वो नहीं होगा। मैंने बोला सही बात है। मुझे लगा चर्मकार बड़ा है। मैं वहां से निकला, आदिलाबाद में आया गुरु जी के पास। रविंद्र शर्मा जी हमारे दार्शनिक थे। उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि सुनील, इस चक्कर में मत पड़ो कौन बड़ा और कौन छोटा। इसमें तो ये है कि यदि चर्मकार ने धोकनी दी, लोहार ने भाता चलाया और कुल्हाड़ी बन गई, लेकिन कुल्हाड़ी में यदि सुतार ने यदि हत्था नहीं दिया उसका, तो वो कुल्हाड़ी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या सुतार को बड़ा बनाओगे? तो बोले फिर कैसे? तो बोले ये सब कारीगर एक दूसरे के पूरकता से काम करने वाले हैं। जैसे शरीर में कोई एक अंग छोटा या बड़ा नहीं होता, सर बड़ा अपने को नहीं कहता और पैर छोटा नहीं कहता। हर एक का अपना अपना योगदान है, अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना अधिकार है। उस हिसाब से जैसा शरीर चलता है वैसा गांव चलता है। और इसलिए वो गांव पहले अपने सामान्य रूप से जो चलाया जाता, हमें पढ़ाया भी गलत जाता है। और ये पढ़ाया जाता है कि भारतीय कृषि प्रधान देश था, है बिल्कुल नहीं है, ना था। भारत ये उद्योग प्रधान देश हर समय रहा था। 1-1 लाख लोहे की भट्टियां यहाँ चलती थी आदिवासी क्षेत्र में। महेश जी उसके बहुत अच्छे ज्ञाता है, उसके विद्यार्थी भी रहे हैं और बाद में अनुसंधान भी उन्होंने किया है। तो इतने कैसे बंद हुए? और खेती
हमने अरहर की दाल और जवारी और गेहूं बेच के हमने अपनी संपत्ति कभी अर्जित नहीं की। हमारे आदिवासी क्षेत्र में एक एक आदिवासी महिला के शरीर के ऊपर पूरे तरीके से 2-2 किलो चांदी के अलंकार हैं। वो कहां से आए? वो गेहूं बेच के नहीं आए, वो अरहर बेच के नहीं आए, वो कोदो कुटकी सावा चावल इसको बेच के नहीं आए हैं। तो हमारे जो उद्योग प्रधान जो कारीगर थे, ये कारीगरों का सामान बंजारा समाज जैसे लोग जो घुमंतु समाज की व्यवस्था वाले लोग थे, समाज घुमंतु नहीं था, वो एक जाति ज्ञाति घुमंतु थी जो बाजार का काम करती थी। आज तो पूरा समाज घुमंतु हुआ है। आज कोई अपने गांव में जहां पैदा होता है वहां पढ़ता नहीं, और जहां पढ़ता है वहां नौकरी नहीं करता, जहां नौकरी करता है वहां मरता नहीं। तो आज समाज पूरा घुमंतु होगा। उस समय तो घुमंतु व्यवस्था के थे। मैं बांस की बात कर रहा था। तो ये बांस कारीगर बांस के मतलब कच्चे माल की गुणवत्ता को देखते हुए, उसके दोषों को देखते हुए उसका सामान बनाते हैं, और वो सामान अपना अपने तरीके से गांव की आवश्यकता अनुसार पूरा करते हैं, लोगों को देते हैं। और जो पूरा दिया जाता है, साल में खल्ले के ऊपर जब अनाज आता है तो पहले इन कारीगरों को बांटा जाता है, वैसे ही बांस कारीगर को वो अनाज मिलता है और वो अपना पूरा परिवार चलाता है। त्योहार के समय में, दिवाली के समय में सूप देना, शादी के समय में संस्कारों में कुछ देना, ये भी परंपराएं चलते रही है, और उस आधार पर वो अपनी उपजीविका चलाते रहे। हम केवल इसको एक प्रशिक्षण और एक कौशल्य के दृष्टि से देखेंगे तो ये नहीं चलेगा। अब ये मैं इसके तरफ जब देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि एक बांस कारीगर 15 शास्त्रों का ज्ञाता होता है। 15। वो केवल टेक्निक नहीं जानता। बांस के संदर्भ में मानस शास्त्र क्या है, बांस के संदर्भ में अर्थशास्त्र क्या है, बांस के संबंध में समाजशास्त्र, बांस के संबंध में वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बांस के संदर्भ में आयुर्वेद शास्त्र क्या है, वो उसमें वंशलोचन कैसे निकलता है, केल्टा उसका जो कंद निकलता है उसका दवाई में कैसे उपयोग करें, बांस को कृष्ण पक्ष में ही क्यों काटना चाहिए, शुक्ल पक्ष में नहीं काटना चाहिए क्योंकि उसको घुन लग जाता है। ये सब वो जानता है। वो धातु शास्त्र जानता है बांस का कारीगर। वो लोहार को बताता है कि इस लोहे की काती बनाओ, ऐसा पानी पिलाओ तो मेरी काती ऐसी सी चलेगी। और वो काती से तो दाढ़ी भी किया जाती थी पहले, इतने धारदार औजार उसके रहते थे। तो धातु शास्त्र जानता है। वो कृषि शास्त्र जानता है। उसको पता है बांस यदि मेड़ के ऊपर लगाया तो भूख शरण का काम रोकेगा, ये वो भी जानता है। वो प्राणी शास्त्र जानता है कि बांस का पत्ता गाय और भैंस कैसी खाती है और बांस का पत्ता हाथी कैसे खाता है, ये इस कारीगर को पता है। वो पर्यावरण शास्त्र जानता है, कौन सा बांस उसमें से निकालना और कौन सा बांस रखना, ये भी वो जानता है। बांस की सुरक्षात्मक प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी भी जानता है। इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ विज्ञान भी जानता है। हम नए तरीके से यदि उसको प्रशिक्षण दे देंगे तो वो केवल एक टेक्निक जानने वाला होता है। परंपरागत कारीगर ये शास्त्रों का ज्ञाता होता है। ये संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को चलाने वाला होता है। मुझे कहा इसका अर्थशास्त्र क्या है, हम इसके अर्थशास्त्र को नहीं समझते। आज भी हमें पता नहीं है कि देश में कितने प्रकार के कारीगर और कितनी संख्या में है। हमारी जनगणना जो होती है, सेंसस जो होता है हर 10 साल के बाद होता है, लेकिन कहीं पर डाटा नहीं है कि कितने प्रकार के कारीगर कितने हैं, कहाँ हैं। परंपरागत कारीगर में भी 2 प्रकार के कारीगर है, एक बेचने वाला देने वाला कारीगर और वो एक खुद के उपयोग के लिए सामान बनाने वाला कारीगर। ये सब कारीगरों को संख्यात्मक दृष्टि से देखेंगे तो पूरे विश्व में, ये पूरे देश में 8 करोड़ कारीगर परिवार काम करते हैं। उसमें बांस कारीगर भी बहुत लाखों में है। मैं अंदाज के रूप में आपको बताऊं तो 10 लाख बांस की कारीगर इसमें काम करते हैं। और 10 लाख कारीगरों में से आधे से कम यदि हम पकड़ेंगे तो वो सूप बनाते हैं, जिसको मराठी में सूप कहते हैं, हिंदी में सुपड़ा कहते हैं, जिसमें गेहूं फटका जाता है, चावल फटका जाता है, किसानी में धान भी उड़ाया जाता है। इसका इकोनॉमिक्स हम देखेंगे, हमने कभी देखा नहीं, इसको समझना पड़ेगा।
4 लाख यदि बांस कारीगर यदि काम करते हैं केवल सूप बनाने का, तो वो रोज 5 सूप बनाता है। और 4 लाख कारीगर रोज 5 सूप बनाएंगे तो 20 लाख सूप रोज के बनते हैं। और यदि वो साल में 240 दिन काम करे तो 48 करोड़ सूप बनते हैं। और एक सूप यदि कम से कम दाम में, बहुत निम्न दाम की मैं चर्चा कर रहा हूं, आजकल तो 100 रुपए वगैरह हो गया, लेकिन 50 रुपए में दाम पकड़ा हूं, ये 50 रुपए का भी वो सूप बेचेगा तब भी 24 अरब का ये व्यापार होता है, जिसके लोग को लिए कोई विपणन की व्यवस्था नहीं है, कोई शेड नहीं बनाया है, कोई रिवॉल्विंग फंड नहीं दिया है, कोई रॉ मटेरियल नहीं, वो अपने से उन्होंने अपना खड़ा किया है। और इसलिए ये पूरे तरीके से हम देखेंगे तो ये कहीं पर भी जीडीपी में नहीं आता, ये कहीं कभी देश के आर्थिक व्यवस्था के इसमें नहीं आका जाता, इसको कोई अर्थव्यवस्था में इसको नहीं पकड़ा जाता। लेकिन ये अरबों का व्यापार केवल एक सूप करता है। और ये सूप की तरफ हम देखेंगे तो इसका डिजाइन भी हमने यदि देखा, वो डिजाइन उनकी एक शिव जी की कथा है, वो शिव जी के कथा पार्वती के चोली के ऊपर से वो सूप का डिजाइन बना है, ऐसी आख्यायिका है। और वो सूप बनने के बाद अभी अभी हमारे जो संत हो गए कबीरदास जी ने सूप के ऊपर बहुत अच्छा दोहा लिखा है। क्या है दोहा? और ये सूप उसी तरह से काम करता है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब सूप ऐसा काम करता है, वो कभी कचरे को अंदर नहीं रखता और गेहूं को बाहर नहीं फेंकता, चावल को बाहर नहीं फेंकेगा और कचरा अंदर रखेगा। वह जैसे साधु करता है कि हर आदमी के गुणों को स्वीकार करता है, अवगुणों के ऊपर मात करने के लिए उसको मार्गदर्शन करता है, वैसा सूप का काम करता है। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आई, डिजाइन स्टूडियो निकले, डिजाइन इंस्टीट्यूट निकले, लेकिन सूप को पर्यायी डिजाइन नहीं आ पाया। और सूप का आया भी, प्लास्टिक का सूप या धातु का वो मेटल के शीट का सूप आया, लेकिन सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ये वो कर नहीं पाया और इसलिए वो डिजाइन फेल हो गया। मेरे अनुभव से मैं ये मानता हूं कि यदि बांस का सही मायने में हम दोहन करेंगे तो और 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये उसकी संभावना है। हम उसके तरफ उस दृष्टि से देख नहीं रहे। हम उसकी तरफ कैसे देख रहे हैं? हम देश भर में, मैं देखता हूं तो अगरबत्ती बनाएं, बांस की अगरबत्ती बनाएं। अरे अगरबत्ती में बांस का 80% वेस्ट है, केवल 20% की लकड़ियां निकलती है और उसके ऊपर ग्लू लगाकर आप बेचते हो। जो 80% बांस वेस्ट होता है उसका कोई उपाय नहीं। और परंपरागत कारीगर जो सुपड़ा या टोकरी या दौरा या बेंदा बनाता है या मुस्का बनाता है या खेती की नंचरी मतलब पेरनी यंत्र बनाता है, उसके ऊपर केवल 10 से 20% वेस्ट होता है। ये टेक्नोलॉजी का फर्क है। और इसलिए हमारे काम से एक सूत्र बना कि हमें यदि किसी टेक्नोलॉजी में काम करना है तो मैन, मटेरियल और मेथड, ये 3 को न्याय देना जरूरी है। हम 3 को जब तक न्याय नहीं देते तब तक हम उस टेक्नोलॉजी को उसको खड़ा नहीं कर सकते। जैसे बांस को न्याय मिलना चाहिए, बांस की जो क्षमता है, ताकत है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम बांस का कुछ भी अगरबत्ती बनाएंगे, वो उसकी ताकत नहीं है, ताकत को हम न्याय नहीं दे रहे। हम उसको न्याय तभी दे सकते हैं जब बांस को हमने अभियांत्रिकी संसाधन के रूप में मान्यता प्राप्त करवा दी तब। ये पक्के घर के कंस्ट्रक्शन में लोहा, सीमेंट और पक्की ईंट, इसका ही इस्तेमाल बताया जाता है। बांस, लकड़ी, इसमें सीएसआर रेट भी इंक्लूड नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बांस को न्याय देने के लिए 32 साल के संघर्ष के बाद इस सरकार ने हमें मान्यता दी कि बांस ये घास है, तो हम लगा सकते, हम काट भी सकते। ये पहली न्याय देने की बात हुई। 1927 का कानून इसमें बदला है। दूसरा, बांस कारीगरी को न्याय मिलना चाहिए, प्रोसेस को। और तीसरा है बांस कारीगर मतलब मानव को न्याय मिलना चाहिए। और ये यदि हम आदमी करके उसको मिलना चाहिए, जात करके नहीं, वो अस्पृश्य करके नहीं।
तो इस हिसाब से हम यदि पूरे तरीके से देखेंगे तो एक एक टेक्नोलॉजी, एक एक परंपरागत कारीगर अपने गांव को पहले से सशक्त बना के रखा हुआ था, उसको हमने तोड़ने का प्रयास किया। वो उसको छोड़ दे उसके भरोसे के ऊपर और उसको सिर्फ कच्चा माल उपलब्ध करवा दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारीगर यहाँ क्या बोलते भूख से मरेगा या भूख से। अभी बड़ी स्थिति विचित्र आई है। पहले तो किसान आत्महत्या करते थे, आजकल तो कारीगरों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। बुनकर उसमें आ गए चपेट में, चर्मकार की बस्ती थी, बस्तियां चली गई, बांस के भी कारीगर उसमें नहीं आना चाहिए। हम कौशल्य वृद्धि का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कौशल्यपूर्ण आदमी है ये रोजगार से हटते जा रहा है। इसको फिर से सम्मान के साथ पुनर्स्थापित करने के लिए जो राष्ट्रीय कारीगर पंचायत ने काम किया है उसको आपने सम्मान दिया और दीनदयाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में उस कारीगर परंपरा को याद किया। इसलिए माननीय कुलपति जी के साथ संपूर्ण विश्वविद्यालय को मैं कारीगर परिवार के तरफ से, मेलघाट के तरफ से, बास कारीगर परिवार के तरफ से, राष्ट्रीय कारीगर पंचायत के सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद सर, हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुनील जी। कारीगरों का विशेष ज्ञान के बारे में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, मैन मटेरियल मशीन तीनों का आवश्यकताओं के बारे में, आत्मनिर्भर का अर्थ के बारे में, ग्राम को कैसे समझना और कारीगरों को समग्र दृष्टि से हम कैसे समझना, आज हम सबको आपका वक्तव्य से मार्गदर्शन मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर विभा गुप्ता जी, निर्देशक मगन संग्रहालय वर्धा से आग्रह है कि आपने विशिष्ट वक्तव्य से सभी को मार्गदर्शन करें। वर्तमान में डॉक्टर विभा गुप्ता जी मगन संग्रहालय वर्धा की निर्देशक है, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक है। गांधी के संकल्पना को पूरा करने के लिए ग्राम विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। महोदया, आपसे विनम्र आग्रह है कि आपके विशिष्ट वक्तव्य से सभी को अनुग्रहित करें। डॉक्टर विभा गुप्ता जी। धन्यवाद मुझे इस फोरम पे आकर अपनी बात कहने के लिए। सुनील ने जो पहला मुद्दा कहा है वो ये है कि कारीगरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर चीज में हमें उनकी संख्या, उनका स्टेटस, वो कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, जब तक हम नहीं जानते हैं हम उनके लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे 6.5 लाख गांव में बसने वाले क्या ये 70 लाख कारीगर हैं कि 20 करोड़ कारीगर हैं, इसकी अभी तक संख्या अभी तक हमें पता नहीं, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है। मतलब आपकी संख्या में 19 लाख कारीगर हैं ही नहीं। तो इससे समझ में आता है कि कारीगरों का क्या स्थान है। पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि करीबन पिछले 30 सालों में 30% कारीगर कम हो गए हैं। करीब 20 लाख बुनकरों के हाथ से काम चला गया है। जो पुराने जो भी तरीके थे कारीगरियों के, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उनके जगह मतलब उन्हीं से जैसा दिखने वाला सस्ता सामान बनने की इतनी बड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चीन का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमें कारीगरी के पूरे स्तर को गिराने का। और हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें कारीगरों का 2% ही भाग है और हमारे जीडीपी में उनका कोई योगदान नहीं है। पर हमें लगता है, कारीगर पंचायत को लगता है कि कारीगरी अपने में एक संस्कृति है, एक संस्कार है और एक जीवन पद्धति है। उससे गांव आत्मनिर्भर तो बनेगा ही बनेगा, पर आत्मनिर्भर के साथ गांव समृद्ध बनेगा, जो इसकी मूल भूमिका है। और समृद्धि के लिए हमें चाहिए कि एक बार हम ऐसा गांव बनाएं जो सचमुच कारीगर का गांव। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कारीगर का गांव कैसे हो सकता है, तो सबसे पहला मुद्दा है पानी का। हर कारीगरी पूरी तरह पानी पर जीवित है। जितना ज्यादा पानी होगा, जितना बहता पानी होगा, उतने ही गांव, उतनी ही कारीगरी समृद्ध होगी। हमें ये सारे अपने 5.5 लाख जो हमारे तालाब हैं,
जो छोटे पोखर है, हमारे पास 30 तरह की व्यवस्था है पानी को संग्रह करने की। सूखे रेगिस्तानी इलाके से लेकर भरे पूरे पानी के इलाकों में हमने बहुत तरह की पद्धतियां बनाई हैं पानी इकट्ठा करने की। किसी तरह हमें ये पानी वापस लाना पड़ेगा, बहती नदियों को बहाना पड़ेगा, बांधों की इस पूरे जाल को थोड़ा खत्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाके कारीगरी वापस आएगी। उसके साथ जब पानी आएगा तब ये देश खासतौर से घास प्रधान देश था, क्योंकि यहाँ पर गोवंश पालन और गोरक्षा अपने में निहित थी हमारी संस्कृति में, इसलिए हमने घास पर बहुत काम किया। हमारे देश में 6000 प्रजातियां हैं घास की। ये ज्यादा से ज्यादा कारीगर इन सब अलग अलग तरह की घासों का उपयोग भले उसके राख के रूप में या रस्सी के रूप में या घर बनाने के रूप में अलग अलग तरह से उपयोग करते थे। इन सारी घासों को वापस लाना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और तीसरी जो व्यवस्था थी घास के साथ कि हमारी पूरी व्यवस्था में हमने हमेशा माना कि मनुष्य अकेला नहीं है इस प्रकृति में। ये सारी प्रकृति है इसलिए मनुष्य है, मनुष्य के कारण प्रकृति नहीं है। इसलिए हमने जितने भी पशु पक्षी थे उनको अपने में सम्मिलित करने का, समाहित करने का, उनका उपयोग करने का और उनका पोषण करने का काम हमने लिया। हमने हर तरह के जानवरों को समझा, उनकी प्रकृति को समझा, उनके उपयोग को समझा और अपने साथ उन्हें जोड़ा। जब तक हम इस तरह की संस्कृति को वापस नहीं लाते जहां पर पशु पक्षियों का स्थान हमारे जीवन में नहीं होता तो हम अधूरे हैं। इसलिए हर पशु को लेकर, उसकी विष्ठा को लेकर बहुत बड़ा संस्करण हुआ। भले वो गाय का गोबर हो या घोड़े का गोबर हो या किसी जानवर का गोबर हो, हर तरह की कारीगरी में उस गोबर का उपयोग बड़ी मात्रा में किया गया। हम धीरे धीरे गोबर के पूरे विज्ञान को, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह भूलते चले गए और इसीलिए हम अभी जिस स्थान पर रहे हैं, मतलब जो महसूस कर रहे हैं वो उन सारे फॉसिल फ्यूल्स का है जो आगे आने वाले 30-40 साल में खत्म हो जाएंगे। पशु की विष्ठा पर हमारी बहुत बड़ी संस्कृति रही है, बनी है, जिसके ऊपर हम यदि काम करते हैं और उसे वापस लाते हैं तो ईंधन से लेकर कई तरह की चीजें हमारे पास वापस आएगी। फिर यदि हम जाएं गांव में किस तरह के घर बना करते थे, ये सारे घर कारीगर अपने हिसाब से, अपने उद्योग के हिसाब से बनाते थे। भले इसमें पत्ते, लकड़ी, चूना, मिट्टी, पत्थर सबका उपयोग करके बहुत सुंदर घर बनाए जाते थे। ये पूरा वास्तुशास्त्र हमारे हाथ से चला गया। एक बार यदि हम उस वास्तुशास्त्र को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये पूरी कलाएं एक बहुत ही थर्मली एफिशिएंट और सूदिंग हाउसेस के लिए था। इस तरह के घर जिसे हम आजकल हरे घर कहते हैं, ग्रीन हाउसिंग कहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये हमारे पास थी। पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, बांधकाम में किस तरह से बहुत अलग अलग विविध तरह की चीजें उपयोग में लाई जा सकती थी, जिससे पूरी तरह टेम्परेचर कम हो सकता था। उस जगह की ऐसी व्यवस्था होती थी कि जो धागा बन रहा है वो नहीं टूटेगा, मटका नहीं फूटेगा। अलग अलग चीजों के ऊपर हम लोगों ने काम किया। जानवरों के साथ ये भी था कि जानवरों के साथ हमारा इसलिए बहुत करीबी संबंध था क्योंकि उनके चमड़े से हमारे सारे वाद्य बनते थे। उनके चमड़े से हमारे सारे के सारे चूल्हों पर जलने वाले, जो अभी इन्होंने बताया, जो सुनील ने बताया, इस तरह की चीजों से, रहट के पानी से लेकर हर तरह का उपयोग हमने किया। और उसके साथ बहुत जरूरी था कि हमने उस तरह के घरों की रचना की, उस तरह के गांव की रचना की, उस तरह के जंगलों की रचना की। उससे तीसरी बात निकलती है कि हमें हमारे सारे कामों में विविध तरह के पेड़ों की जरूरत थी। जैसे हमें पता है कि बैलगाड़ी में 7 तरह की, 8 तरह की लकड़ियां लगती हैं, जो जहाज बनते थे उसमें 12 तरह की लकड़ियां लगती हैं। इस तरह के हमने खूब सारे विविधता, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसके ऊपर बहुत काम किया और हर तरह के पेड़ पौधे, बेलें, जड़ी बूटियां हमने निजात की, पता लगाई, उसका फिर से उत्पादन किया, इसलिए ये सारी चीजें हमें समृद्ध बनाती थी। अभी ये जो मोनोकल्चर का है कि केवल टीक लगा दो, एक तरह का बांस ही लगा दो, ये नहीं हो सकता। तो जब हम समृद्धि की बात करते हैं, जब हम कारीगरी की बात करते हैं, तो हम इन असंख्य तरह के पेड़ों की, उनके जड़ी बूटियों की, उनके बेलों की बात करते हैं, जिन्हें हमें रिवाइव करना पड़ेगा। हमें बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ेगी
केवल कारीगरों के लिए नहीं, हमारी समृद्धि के लिए। फिर आगे बात आती है, मैंने इसमें लिखा ईंधन की। ईंधन अपने में एक बहुत अद्भुत विषय रहा है कारीगरों के लिए। हर कारीगर अपने ईंधन की अलग तरह की योजना बनाता था, उसको खुद तैयार करता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आंध्र में पोतरेकलू नाम की एक मिठाई बनती है, बहुत ही पतली, कागज जैसी। वो केवल मटके पर बन सकती है और उसके लगने वाला केवल नारियल का पत्ता ही ईंधन बन सकता है, दूसरा ईंधन उस पर काम ही नहीं करेगा। उसको इतनी हल्की आंच चाहिए होती है। गुड़ बनाने के लिए गुड़ का रस, गन्ने का रस निकालने के बाद जो थोता बचता है उसी से गुड़ बन सकता है, क्योंकि उसको उतनी गर्मी चाहिए। इस तरह से हमने जो एनर्जी का पूरा क्षेत्र है, जिसे हम ईंधन कहें, एनर्जी कहें, इस विज्ञान को बहुत पनपाया। और महेश भाई ने तो पूरी तरह उसके पूरे अलग अलग तरह की भट्टियों पर बहुत काम किया है। सुनील ने भी देखा है कि किस तरह से भट्टी से उसने अलग अलग तरह के कोयला बनाना या बांस का तेल बनाना, ये सब चीजें उसमें से निकली। पर मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उन विषयों पर ना ही तकनीकी इनपुट है और ना ही विज्ञान उस तरफ बढ़ रहा है, तो समृद्धि और कारीगरों को वापस लाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कारीगर केवल अपने कारीगर बूते पे नहीं आएगा जब तक हम उसके लिए पूरा संसार नहीं पैदा करते हैं। फिर मुझे आपसे कहना है कि क्योंकि समय उतना ही हमारे पास में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम कारीगर संस्कृति की बात करते हैं तब हम आनंद की बात करते हैं, हम सहृदयता की बात करते हैं, हम ऐसे लेन देन की बातें करते हैं जिसमें दोनों पक्ष समृद्ध हो जाएं। जितना भी हमारा कारीगर का जीवन रहा है, कारीगर की संस्कृति रही है, उसमें सौंदर्य और संगीत उसका एक बहुत ही मूल पहलू रहा है। हमारे यहाँ बिना नाद, बिना संगीत, बिना स्वर के कोई चीज नहीं हुई। तो जैसे गुरुजी बताते थे कि हर चीज के साथ में हमने नाद को जोड़ा है। भले वो लोहार अपनी भांता चलाता हो तो उसमें से छोटा घुंघरू बजेगा। हर बड़े जानवर से लेके छोटे जानवर तक को किस तरह के उसके घुंघरू होते थे, किस तरह की नाद होते थे, किस तरह के स्वर होते थे। लोग किस तरह से संगीत को अपने काम के साथ जोड़ते थे, भले वो चावल लगाएं, चाहे वो अपने कारपेट बनाएं या कोई चक्की पीसे। सब कुछ हमारे जीवन से यदि जा रहा है तो हम समृद्धहीन हो रहे हैं। कारीगर हमें इन सब चीजों की एक झलक दिखाता था। कारीगर परिवार, कारीगर समृद्ध समाज हमें बताता था कि किस तरह से एक दूसरे को देना जिसमें कोई कमी नहीं है। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ कि दिवाली के बाद इस तरह का एक त्योहार होता था जिसमें सारे बच्चे घूम घूम कर पत्थरों से घरों पर पत्थर फेंक कर उनके कवेलू तोड़ते थे ताकि कुम्हार लोगों को काम मिले। लोग एक दिए की जगह 100 दिए लगाते थे ताकि सामूहिक रूप से वो मंदिर में वो दिए जलें और सब लोग साथ में आए। लोग अपने घर में अलग अलग तरह के अनाज बोते थे और एक संस्कार होता था कि सब लोग अनाज लेकर एक जगह पहुंचे ताकि समझ में आए कि किसके पास अच्छा बीज है। तो जब तक गांव इस तरफ नहीं मुड़ता है, जब तक समाज कारीगर को अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ता है, तब तक हमारा ये सारा कहना बेमानी हो जाता है कि यदि समाज संस्कृति के साथ जुड़ता है कि वो हर समय एक बार देखे कि मेरा पैसा जो है, जो बोलता है मेरा पैसा, वो कहाँ जा रहा है। क्या सचमुच वो उस जगह जा रहा है जहां इसका उपयोग है? क्या वो उस जगह जा रहा है जो मुझे आनंद दे? क्या वो उस जगह जा रहा है जो मुझे समृद्धि दे, मुझे संस्कृति दे, संस्कार दे? तो इसका मतलब वो पैसा ही बेमानी है। हम जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हमें ये चाहिए, जैसे सुनील ने कहा, कि ऐसा गांव जो मुझे पोषण भी दे, संरक्षण भी दे और सम्मान भी दे। जब ये नहीं होता तो आप अधूरा सिर्फ पैसों का खेल कर रहे हैं कि गांव समृद्ध हो जाए या आत्मनिर्भर हो जाए ताकि उसका पेट उदर भरण हो, तो ये अधूरी परिभाषा है। अभी मैं, क्योंकि हम लोग कारीगर पंचायत के ऊपर हमारी पूरी टोली बहुत समय से लगी है, तो उसकी तकनीकी कमियां हम जानते हैं, नीतियों में कहाँ कमियां हैं वो हम जानते हैं, कहाँ कारीगर कम पड़ता है ये हम जानते हैं, क्योंकि हमने ये माना है कि ज्यादातर अशिक्षित कारीगर हैं और उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि अशिक्षित
और उनके अंदर के तकनीकी ज्ञान, इसके बीच में जो दूरी है वो हम मिटा नहीं रहे। उनकी जरूरत है, जिस तरह के औजारों की, जिस तरह की जगहों की, जिस तरह की स्टोरेज फैसिलिटीज की या बाकी चीजों की, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं। हम केवल प्रोडक्ट की तरफ देख रहे हैं कि बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट मार्केट और मार्केट, पर ये कारीगरी नहीं है। इसीलिए मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि जब आपने ये चैप्टर खोला है कारीगरों का, तो हम कारीगरों को बहुत अंदर से उसकी आत्मा को समझें, उसके इतिहास को समझें, और हम ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने रहन सहन में कारीगरी की किसी न किसी चीज को जोड़ें और स्वयं कारीगर बने। गांधी जी का एक ही बात कहना था कि जब तक हम कारीगर नहीं बनते, जब तक हम अपनी 10 उंगलियों का उपयोग नहीं करते, तब तक हम पूर्ण मानव नहीं है। तो मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करती हूँ कि आगे जाकर यदि हमें सचमुच कारीगर आंदोलन के साथ जुड़ना हो, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितने कारीगर हैं और हम कितने कारीगरों के साथ हृदय से और आत्मा से जुड़े हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभा गुप्ता जी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र निर्देशक प्रोफेसर मनोज कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर मनोज कुमार जी के मार्गदर्शन में ही महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र द्वारा 6 वर्षों से उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम क्रियान्वित है। प्रोफेसर मनोज सर जी से आग्रह है कि आपका अपना विशिष्ट वक्तव्य दे। धन्यवाद संचालक जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे साथ जुड़े हुए कारीगरों, कारीगरी के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे रचनात्मक कार्यकर्ता। मैं एक सैद्धांतिक रूप से कारीगरी को समझने और गांधी विचार के आलोक में उसको समझने की कोशिश करता हूं। मेरी वह विधा नहीं है जिस बात की चुनौती अभी विभा जी ने दी है, लेकिन मुख्य रूप से मैं यह मानता हूं कि गांधी विचार के आलोक में जो गांधी जी को श्रम के प्रति निष्ठा का भाव उनके अंदर पैदा हुआ अनटू द लास्ट पढ़ने के बाद और 1904 में फिनिक्स के स्थापना के बाद, और वहां पर जिस तरह से श्रम की प्रतिष्ठा उन्होंने की, और उसी अनटू द लास्ट पुस्तक का गांधी ने सर्वोदय में, सर्वोदय पुस्तक के नाम से गुजराती में अनुवाद किया। और आज जिस महामानव का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, अंत्योदय, उनके जो है सिद्धांतों में रहा है। और अंत्योदय ही सर्वोदय हो सकता है, अंत्योदय से ही हम सर्वोदय की ओर बढ़ सकते हैं। और अंत्योदय और सर्वोदय की कड़ी कारीगरी से शुरू होती है। कारीगरी जो है के बिना न तो कृषक जिंदा रह सकता है, न तो समाज जिंदा रह सकता है। इस बात को हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही बाखूबी से रखा है। 1910 में जब टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में की जाती है, जो 21 मील दूर है जोहान्सबर्ग से, जहां 1100 एकड़ जमीन में सत्याग्रही परिवारों के साथ गांधी प्रयोग कर रहे होते हैं उद्यमशीलता का, पैसा बचाने का, स्वावलंबी जीवन का। तो चप्पल बनाने का काम वहां से शुरू होता है, सुतारी का काम शुरू होता है, शिक्षा का काम शुरू होता है, धर्म की शिक्षा का काम शुरू होता है। भारत में आने के बाद कोचरब में फिर जो है सत्याग्रह आश्रम, उसके बाद अहमदाबाद में स्थापित होता है। इन सारे संदर्भों को लेते हुए 1934 में, लेकिन 1925 में ही, 25 सितंबर 1925 में ही अखिल भारतीय चरखा संघ की जब स्थापना होती है, और
उसके पहले आप देखिए कि स्वदेशी के आंदोलन में संपूर्ण में चरखा को किस तरह से केंद्र में रखा गया। यह संपूर्ण जो है, विल्सन जब कहता है कि अनुचित उपाय अगर नहीं किए गए होते, अंग्रेजों ने अगर अनुचित उपाय नहीं किया होता और लगभग 365-66 मुझे जहां तक याद है, इतने वस्तुओं पर जो है उस समय प्रतिबंध लगाया गया, अधिक कर बढ़ाया गया, उत्पाद जो है आयात कर बढ़ाया गया, उसको विदेश में वह बिक नहीं सके ऐसी व्यवस्था की गई और उसकी कारीगरी लगभग समाप्त कर देने की संपूर्ण योजना पूर्वक यह काम किया गया। और जब सभ्यता और विनाश के नियम नामक एक पुस्तक हम देखते हैं कि पलासी के जीत के बाद अंग्रेजों ने जो सर्वाधिक संपत्ति अर्जित की थी, बुक्स एडम्स की पुस्तक है वह, तो यह सब से बढ़ते हुए जब गणेश देवस्कर के वाणिज्य युद्ध पर हम आते हैं, तो वाणिज्य बुद्धि विप्लव इस तरह से जिस तरह से उत्पन्न किया गया, यह इसका संकेत अभी सुनील जी ने भी और विभा बहन ने भी दिया है कि किस तरह हमारा बुद्धि विप्लव हुआ है। इसीलिए आज हमको चीन के सामान अच्छे लगते हैं, हमको विदेशों के सामान अच्छे लगते हैं। अब हमारे अज्ञान की जड़ें, जहां धर्मपाल कहते हैं कि अज्ञान की जड़ें कहाँ है, यह अज्ञान की जड़ों पर ही इन्होंने संकेत किया है। स्वदेशी और भारतीयता दोनों अलग नहीं, स्वदेशी और भारतीयता से ही अखंड मानवता और अखंड राष्ट्रीयता प्रस्फुटित होगी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। और भारत जो है वह चूंकि जनसंख्या में अधिक है, इसलिए हर हालत में वहां हर हाथ को काम इसी आधार पर दिया जा सकता है, हर आदमी को रोटी इसी आधार पर मिल सकती है कि उसको हम रोजगार उसके लिए दें। कारीगर पंचायत सिद्धगिरी मठ में हम लोग गए थे, कोल्हापुर में है, काशीदेश्वर जी ने वहां पर कारीगर विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास किया है, श्री गणेश किया है। और कारीगरी में किस तरह विज्ञान को घुसाया जाए, विज्ञान किस तरह से उसको और अधिक उन्नत कर सके, ताकि लोगों को रोजगार के साथ साथ एक अच्छा मुनाफा अच्छा जो है यह मिल सके। आज जो है जजमानी व्यवस्था जो गांव में थी, परस्पर अवलंबन की व्यवस्था थी, यजमानी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, स्वदेशी संस्कृति की बात जिसको हम कहते हैं, वह वहां तक लौटने में शायद दिक्कत हो, लेकिन जिस दिशा में उन्नत भारत, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध और स्वस्थ भारत की बात हम करते हैं, यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यह श्रम को ज्ञान के साथ बिना जोड़े, बिना मिलाए यह संभव नहीं। ज्ञान का कर्म के साथ जोड़ने का काम 1934 में 26 अक्टूबर ही था, जब अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना हुई थी और जेसी कुमारप्पा के साथ उत्कल में कहते हैं कि गांधी उत्कल उड़ीसा में उनको यह दृष्टि मिली थी, लेकिन 1925 में चरखा संघ की स्थापना हो गई थी। उसके बाद तो कई संगठन गांधी ने खड़े किए, लेकिन उस दिशा में भारत बढ़ा नहीं, क्योंकि उस समय आजादी का जो मतलब था वह यह मतलब था कि जिस तरह से हमारी आजादी छीनी गई थी, उसी तरह से हमको आजादी को वापस लाना था, लेकिन हमने आजादी को उस तरह वापस नहीं लाया। जहां पर पानी की बात कर रही है, इसलिए मेरा थोड़ा सा मन विचलित हुआ। और कारीगरी की बात में हम हस्तकरघा उद्योग भागलपुर में हमने एक सर्वे कराया था, सर्वेक्षण कराया था, तो किसी हस्तकरघा में काम करने वाले जो मजदूर और मालिक थे, मजदूर और मालिक का मतलब तो अब वह मालिक नहीं बचे हैं, सब मजदूर हो गए हैं, बाहर से सूत आता है और वह कपड़ा बना करके जो है व्यापारी को देते हैं, लेकिन अब उनका कोई संतान उस काम में लगा रहना नहीं चाहता है, क्योंकि वह अब प्रॉफिट का, अब वह उनके जीवन यापन के लिए भी, क्योंकि समूचे परिवार का वो उद्योग जब होता है, कोई भी कारीगरी होती है तो वह समूचे परिवार का धंधा होता है और सब परिवार का उसमें सहयोग मिलता है। और जहां तक ज्ञान की बात है, विद्या की बात है, तो हम यह मानते हैं कि उनके अंदर इतनी शिक्षा भरी हुई है जितना कि हम एक पढ़े लिखे लोग से अंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की वर्षा तो वही होगी
जहां खेती और किसानी और कारीगरी रहेगी। जब हम पानी की बात करें तो पानी के प्रबंधन पर हमने अध्ययन किया था अंग क्षेत्र में, और हमने ये देखा कि जमींदारी प्रथा माने अंग्रेजों के पहले, और वो काफी दिनों तक कायम रही, लेकिन हमने उसको बर्बाद कर दिया पानी को संसाधन बना करके। और 34 मौजे में पानी जाता था, और 34 मौजे में उसकी जो ऊंचाई थी पुल की अलग अलग थी। झुमक मिश्र नाम के एक अनपढ़ आदमी, लेकिन कितने शिक्षित आदमी होंगे कि 30 किलोमीटर पर वह पानी से सिंचित होता था। अभी वह समय नहीं है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो हमारी पारंपरिक व्यवस्था छोटकी बांध, बड़की बांध, और उससे लेते हुए जो टर्सरी लेवल तक गांव तक पानी जाता था, और पानी का एक बूंद जो है बाहर नहीं जा पाता था। तो यह सारी व्यवस्था, गांव की सारी व्यवस्था को क्रमशः तोड़ा गया है। और मैं यह मानता हूं कि अंग्रेजों के बाद भी हमारी नींद नहीं टूटी। हमने उस दिशा में प्रयास नहीं किया, बल्कि हमारी श्रद्धा ही उस पर नहीं थी। और ये शायद हम मानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने अंत्योदय क्या, अगर उनके एक मंत्र को हमने ध्यान में रखा तो अंत्योदय ही सर्वोदय की ओर हमको ले जा सकेगा, हम आगे बढ़ सकेंगे। उन्नत भारत और समृद्ध भारत का निर्माण इसी दिशा से होगा, और कोई चारा नहीं है। हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम इंपोर्ट भी करेंगे, लेकिन इंपोर्ट हम किन चीजों का करेंगे, एक्सपोर्ट हम किन चीजों का करेंगे, यह हमको यह करना पड़ेगा। और जीडीपी, जीएनपी यह हमारी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं हो सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार तो हमारी अपनी पूंजी है, जो अंत आदमी की पूंजी है, जो अंत आदमी की कमाई है, जो अंत आदमी का विकास है, वहां से विकास की शुरुआत होगी। यही भारतीय दृष्टि है, यही गांधीय दृष्टि है, यही मानवीय दृष्टि है, यही हमारे आज जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी का, यही उनकी भी दृष्टि है। इसलिए हम उन सब, खास करके दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर उनके इस कृतिमान काम को आज हम याद कर रहे हैं, अंत्योदय के रूप में, एकात्म मानवतावाद के रूप में, और देश के समृद्धि के साथ उनके योगदान को जोड़ने के रूप में। कारीगर उसमें एक बिंदु हो सकता है, कारीगर उसमें एक हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, उसमें दीपा स्तंभ हो सकता है। कुलपति जी भी बधाई के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने कारीगरी की एक छोटी सी शुरुआत दीपोत्सव से की है, और दीपोत्सव में लाखों दिए अगर बनेंगे तो कुछ को तो रोजगार, कुछ मिट्टी के काम करने वाले को रोजगार मिलेगा। और विभा दीदी ने जिस तरह कहा है, हमारे ग्रामोद्योग के, हमारे कारीगरों के बने हुए सामान की प्रतिष्ठा अगर हमारे जीवन में एक दिन भी अगर हमने किया तो हमारे अभी जितने कारीगर हैं उसको हम रोजगार दे सकेंगे। धन्यवाद आप सबके प्रति। धन्यवाद सर। हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ है। डॉक्टर महेश शर्मा जी देश के अनेक प्रतिष्ठानों में अपने सेवाएं दे रहे हैं। IGNCA के ट्रस्टी के रूप में, KVIC चेयरमैन के पद को सुशोभित कर चुके हैं। मैं अत्यंत सम्मान के साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी को अपने वक्तव्य हेतु आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर महेश शर्मा जी, सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सर आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। और कि
मिल जी में, जी में, और पूरे विषय को बहुत विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से, इसलिए मेरा काम तो आसान है, मुझे जब बोलने की आवश्यकता है। क्या और बातचीत को सीमित रखने के लिए मैं ही अधिक ध्यान दूंगा। की से आप मेरे में कारीगरों की भूमिका विषय पर एक सराहनीय प्रयास है। कब देश में नहीं है कि की मूल धारण विगत दशक से वैश्विक ऐसी नीतियों को स्वीकार किया दिए जाते हैं, आर्थिक को स्पष्ट करते हुए कृषि औद्योग ही, मैं दोहरा रहा हूँ, कृषि औद्योगिक ग्राम हमारे राष्ट्र की हड्डी हो सकती है। एकात्मकता, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति अभी की दिशा को आपका आवाज बीच में आ रहा है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो कृपया आप वीडियो म्यूट करिए और आवाज चालू रखिए, तो ज्यादा नेटवर्क बैंडविड्थ मिलेगी आपको। ऐसा लगा आवाज नहीं आ रहा स्पष्ट। म्यूट कीजिए और शुरू कीजिए। की तब हुई गांव में भरकर नहीं। मैं गांधी जी के शब्द ही दोहरा रहा हूँ, ग्रामोद्योगों का यदि लोप हो गया तो भारत के 6 लाख गांव का सर्वनाश ही भारत का विनाश। हम समझ सकते हैं कि दिल्ली बंबई के बैठे लोग आजकल किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर ग्राम में कारीगरों की भूमिका का विचार करते हुए 3 तथ्यों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। पहला, भारत के गांव में कारीगर समाज की शानदार परंपरा रही है, इसका बहुत व्यापक आधार रहा है। देश के सभी हिस्सों में विविध प्रकार के और उन कुशलता श्रेष्ठ की धाक समूचे विश्व में। लोहा इस्पात, वस्त्र उद्योग, वास्तुशिल्प, चर्म उद्योग, मिट्टी, पत्थर, बांस, लकड़ी, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट निपुणता के उदाहरण इतिहास में भरे पड़े। विशेष बात यह है कि किसान और कारीगरों के बीच परस्पर पूरकता का जीवंत स्वरूप ग्राम जीवन में था। भारत की यह समाज के उन तबकों में थी जिन्हें आजकल पिछड़ा दलित कहा जाता है। दूसरी बात, मुस्लिम की अवधि में भी कलाएं फली फूली और कागज उद्योग जैसी विशेष तकनीकें बाहर से भी आई, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के करीब 200 वर्ष में इन शिल्पों का बहुत ह्रास हुआ और कारीगर समाज की स्थिति व दशा में भारी गिरावट। कुछ शिल्प और कारीगर समाज तो लगभग मृतप्राय ही हो गए। 1947 के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रही, क्योंकि औद्योगिक विकास की दिशा यूरोप से प्रभावित रही। आंकड़े बताते हैं
कि तेली समाज 60-70 साल पहले अच्छी प्रभावी स्थिति में था और सर्वेक्षण के अनुसार करीब 5 लाख गानियां तेल कोल्हू पूरे देश में चल रहे, जो अब गांव से प्राय समाप्त हो गए हैं। उनकी जगह बड़े शहरों की तेल मिलों ने हड़प ली। हर गांव में पैदा होने वाले और जंगल में उपलब्ध तेल बीज शहरों में पहले इकट्ठा होते हैं, वहां से तेल और खली वापस गांव में आती है। लाखों तेली परिवार अब नाम मात्र के बचे हैं। वे भी बैल चालित के स्थान पर मोटर चालित मशीनों और डीजल जनरेटर पर आश्रित हैं। जो बैल पहले अत्यंत उपयोगी साधन थे, अब भारी संख्या में कत्ल खानों में मांग या साधन। तीसरी बात, मोटा आकलन है कि ये कह रहा हूँ कृषि और उद्योग और जो आवश्यक सेवाएं हैं, इनमें काफी संतुलन था और देश की करीब 1/4 जनता 5 करोड़ परिवार, संख्या नहीं कह रहा, 5 करोड़ परिवारों में 2-2.5 के हिसाब से 10-12 करोड़ है। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ कि परिवार में, कारीगर परिवार में सब मिलकर कुछ काम महिला करती है, कुछ काम बच्चे भी करते हैं और काम करते करते इतना सीख जाते हैं कि वो अपने धंधे को आगे बढ़ते रहते हैं। अब के पुस्तक काम दूसरी में इसमें पर हुई है। अभी में के लॉकडाउन में गाँव ऐसे ने भी संघ के भारत देश बड़ी बात का दृश्य और स्वागत है दृष्टि दिल्ली मुंबई के लोग नहीं के ये कुछ हमारे विश्वविद्यालय कर सकते, लेकिन करना है मेरे कम है कि मैं आज लोग इस लेने चाह रहा हूँ। ये 5 केंद्र राज्य सरकारों को लेना हो। महेश जी, आप आपका आवाज हो सकते आ रहा है तो आप वीडियो ऑफ करिए, आपका वीडियो ऑफ करिए, तभी आवाज बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी आपको। आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, प्लीज। जी, वीडियो किया है। नीतिगत स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्णय लेना होगा कि जो काम ग्राम स्तर पर हो सकते हैं उनमें बड़े शहरी उद्योगों को रोक। 20-25 साल पहले तक ये व्यवस्था थी, अब ऐसा आरक्षण लागू था।
बड़ी संख्या में ग्रामोद्योगों को संरक्षण था और शहरी उद्योगों की प्रतियोगिता से उनको बचाया गया था। उनको कई तरह के इंसेंटिव दिए गए, उन्हें लागू करना सरकार में पहले था, इसलिए पुनः लागू करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। बड़ी पूंजी, भारी मशीनरी और निर्बाध आयात से ग्रामीण कुटीर उद्योग टक्कर नहीं ले सकते। उनकी प्रशंसा करना अपनी जगह है, लेकिन ये संभव नहीं है कि कुटीर उद्योग बड़ी पूंजी के साथ, भारी मशीनरी के साथ और अनरेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स के साथ में टक्कर ले सकें। ये असंभव सा है। इसके बारे में नीतिगत स्तर पर केंद्र सरकारों को और राज्य सरकारों को निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा कदम जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा, ग्रामीण दस्तकारों और लघु उद्यमियों को गांव में बढ़ावा देने के लिए समुचित तकनीकी और पूंजीगत सुविधाएं उपलब्ध होना सुनिश्चित करना पड़ेगा। अभी इसमें बहुत गैप है। तीसरी बात, गांव से पलायन रोकना होगा और शहरों को बढ़ती आबादी के दबाव से बचाना होगा। शहरीकरण को विकास का पर्याय मानना गलत है। अभी सभी ढांचागत सुविधाएं, सभी आकर्षण शहरों में है, सभी पूंजी वहां हो रही है, अधिकांश रोजगार वहां हो रहे हैं और गांव को उड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारा मानना है कि गांव शहर परस्पर पूरकता की भूमिका में रखना उचित है। ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे के विकल्प में। गांव को खत्म करके, गांव को उजाड़ कर केवल शहरों को बढ़ाना, ये कोई तरीका नहीं है। चौथी बात जिसको मैं उल्लेख करना चाहूंगा, किसान और कारीगर के पूरक संबंधों को पुनः जीवित करना होगा। इसके कुछ व्यावहारिक कदम उठाने पड़ेंगे, ये केवल कहने से नहीं होगा, क्योंकि किसान और कारीगर ये एक दूसरे के पूरक रहे हैं, परस्पर पूरकता के संबंध रहे हैं, उसको पुनः जीवित करना पड़ेगा। इसमें फिर हमारी भूमिका आएगी कि गांव के छोटे छोटे बाजारों में बाहर से क्या क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। पांचवी बात जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं कि हाट बाजार की नई जरूरतों के लिए अब लोगों की जरूरतें बदल गई हैं, चाहे कपड़ा के बारे में हो, डिजाइन के बारे में हो, शेड्स के बारे में हो, नई नई ढंग की आवश्यकताएं अब हो गई हैं। तो ये जो कंज्यूमर्स की नई डिमांड्स हैं, उनके हिसाब से ग्रामोद्योगों का तकनीकी समुन्नयन करना होगा। इन 5 कदम को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की योजना में समुचित निर्णय लेना होगा तथा तकनीकी दृष्टि से समुन्नयन में उन्नत भारत अभियान, मैं शुरू से इसको देख रहा हूं, IIT दिल्ली के साथ, वहां की टीम के साथ मेरा नजदीकी संबंध है। उन्नत भारत अभियान। दूसरा मैं उल्लेख करना चाहूंगा, खादी ग्रामोद्योग से जुड़ी अनेक संस्थाएं, उनके पास अनुभव है, उनके पास ढांचा भी है, उनके पास मानस भी है। हाँ, सब बराबर नहीं है, कहीं भी बराबर नहीं है, किसी भी क्षेत्र में बराबर नहीं, लेकिन खादी ग्रामोद्योग से जुड़ी अनेक संस्थाएं हैं जो भूमिका निभा सकती हैं तथा राष्ट्रीय कारीगर पंचायत प्रभावी भूमिका संपादित कर सकते हैं। ग्राम संकुल योजना कुछ स्तरों पर चल रही है, कई संस्थाएं, कई समूह काम कर रहे हैं। महिला समूहों ने भी अनेक स्थानों पर अच्छी सफलता अर्जित की है, उनके भी फेडरेशन बने हैं, कन्फेडरेशन बन सकते हैं, वो भी कुछ काम तकनीकी और मार्केटिंग के बड़े पैमाने पर हाथ में ले सकते हैं। इसके अच्छे उदाहरण भी हमारे पास में है। इसको पूरे काम को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाना पड़ेगा। केवल कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में इसको व्याख्यात करना पड़ेगा, एक अच्छी टीम को इस काम में लगना पड़ेगा। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और गांधी जी के 60 का यह अवसर इस संकल्प के लिए हमारा मार्गदर्शक बने। मेरी तो सबके प्रति शुभकामना है, जो भी प्रतिभागी हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं। मैंने दिल्ली मुंबई की ओर थोड़ा सा इशारा भी किया है, सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आपने मुझे यहाँ कुछ बोलने का, बातचीत का अवसर दिया है। मैं कुलपति महोदय के प्रति और ग्रामायण के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कुशल मार्गदर्शक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। कुलपति जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस विषय पर और चाहे जो भी विषय, हम सबके लंबे समय से, मेरे लिए तो पिछले 3 दशक से अधिक का समय, जिसको 1982, 83, 80 से 82 के बीच, 78 से भी कह सकते हैं, लेकिन 82-83 द्वितीय राजभाषा आंदोलन उत्तर प्रदेश में, उस समय एक घनी काली दाढ़ी वाले नौजवान के रूप में राष्ट्रीय पुनर्रचना और सही दिशा में समाज चले, इसके लिए यत्न करने वाले एक व्यक्ति के रूप से लेकर के देश के विविध बड़ी बड़ी संस्थाओं के मार्गदर्शक, सर्वोच्च पदधारी, गांव का, वन का अंतिम आदमी भी इस राष्ट्रीय जीवन में समान रूप से सहभागिता कर सके, इसके लिए इसके विकास की योजना और यत्न दोनों करने वाले श्रद्धेय महेश शर्मा जी, कुलाधिपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। कुलाधिपति तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के भी 53 है, लेकिन महेश जी का होना, किसी भी दायित्व में होना, एक विशिष्ट अर्थ रखता है। KVIC के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जिस प्रकार से खादी के बारे में सोच बदली थी, कारीगर पंचायत को सामने करके, कारीगरों के बीच काम करके, जिस ढंग से हुनरमंद होना, कारीगर होना, पढ़ा लिखा होने या लिखा पढ़ा होने से ज्यादा बेहतर है और संतोष का है, इस प्रकार की दृष्टि समाज में निर्मित करने का आपने सफल यत्न किया है। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो गया तो उसके बाद से मैं क्या कह सकता हूं मालूम नहीं, लेकिन कुलपति होने के नाते इस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष के पद पर हूं, इसलिए कुछ बोलना चाहिए। मुझे संजय सर्राफ जी भी दिखाई दे रहे हैं। ग्रामोत्थान का, ग्राम को में परिवर्तन का जो आंदोलन पूज्य नाना जी ने प्रारंभ किया था, उसके श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं अनिल सांबरे जी दिखाई दे रहे हैं। विभा जी ने अभी इसमें व्याख्यान किया, जो वो सीधा काम करती हैं उन कारीगरों के बीच। मनोज कुमार जी समाज कार्य और ग्रामोत्थान के कार्यों के नियमित कार्यकर्ता हैं। चंद्रकांत रागिड़ जी इस प्रकार के कार्यों में निरंतर रत हैं। ऐसे ही श्री सुनील देशपांडे जी अभी दिख नहीं रहे हैं मुझे, और बांस उद्योग, विवाजी के शब्दों में घास के एक रूप के उद्योग को उन्होंने किस प्रकार से समाज जीवन में कारीगरों को सामने करते हुए, उनकी कारीगरी को सामने करते हुए, कला और जीवनोपयोगी वस्तु दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए नवोन्मेषी कार्य प्रारंभ किए हैं और परिणाम में भी आए। तो इन सबके द्वारा हुई चर्चा के बाद मेरे लिए कठिन है। ग्रामायण के प्रकल्प से जब आया था, उसके साथ ही मेरा परिचय प्रारंभ हुआ था। संजय जी और अनिल जी ने मुझे ग्रामायण की योजनाओं के बारे में परिचय कराया। तभी मुझे लगा कि विदर्भ तो भारत में नवरचना का केंद्र,
नवरचना का केंद्र इस प्रकार से रहा है कि कालिदास को भी अंततः वरदा नदी के किनारे भारत का भाग्य दिखाई दिया था। उस वरदा नदी के किनारे वर्धा नगर में जब उच्च शिक्षा के एक विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिला है, तो वह परिवर्तन की दृष्टि किस प्रकार से होगी, जैसा गांधी ने सोचा था वर्धा मेरा करके रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हो सकती है। मेधा के कार्य और शरीर के कार्य के बीच श्रेष्ठता का निर्धारण हो तो शरीर से किया जाने वाला कार्य, कौशल से किया जाने वाला कार्य ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन के लिए मेधा के कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। महेश जी ने जो बताया था विवेकानंद की दृष्टि कि मैदान में फुटबॉल खेलना, शारीरिक श्रम करना भगवत गीता पढ़ने की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही वेदांत प्रतिष्ठित होता है। इस दृष्टि से ग्राम केंद्रित जीवन, ग्राम केंद्रित समाज, ग्राम केंद्रित रचना। लेकिन ग्राम केंद्रित का तात्पर्य जो अनिल जी ने कहा कि वह कृषि केंद्रित नहीं है, जाने कहां से एक भ्रम इस देश में पैदा किया गया। वो शायद कॉलोनियल माइंडसेट का भ्रम था कि भारत ग्रामीण देश है और भारत जो पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में लोगों को दिखाई देता था, सभी प्रकार के औद्योगिक सामान जहां से पूरी दुनिया को जाया करते थे और पूरी दुनिया में से सोना आया करता था, उस देश की परिस्थितियां दारिद्र्य की ओर आई और जो पूरी दुनिया को सिकंदर के समय से वुड्स स्टील जैसा लोहा दिया करता था। महेश जी नहीं बताया है, मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा। वो देश लौह अयस्क दुनिया को निर्यात करने लगा, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, उसको खेतों में काम करना चाहिए। भारत में कृषि का तात्पर्य उद्योग का निषेध नहीं था, अपितु उद्योगों के लिए बेहतर अवसर बन सके, इसलिए कृषि की संस्कृति विकसित हुई। नगरीकरण के बिना और नगरीकरण की बीमारियों के बिना भी औद्योगिक समाज खड़ा हो सकता है, संतोष का समाज खड़ा हो सकता है। यह भारत में कारीगरों ने खड़ा किया था। और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ भी श्रेणी संगठनों के जिन विशेषाधिकारों की बात करते हैं, इस प्रकार से उत्पादक शिल्पकारों के विशिष्ट पहचान और यहां तक कि राजमुद्रा जारी करने के अधिकारों की बात करते हैं स्मृतियां, उनको ध्यान में देते हैं, तो इस देश की परंपरा में शिल्पकारों के प्रति, समाज जीवन में, राजनय में भी, राजनीति में भी, राजसत्ता में भी, गवर्नेंस में भी एक विशिष्ट स्थिति रही है। उस देश में कौन कारीगर है, कौन शिल्पकार है, इसकी पहचान का अगर प्रश्न आता है, हाथ से बना कि कारखाने से बना, कलात्मक की उत्पादक, उत्पादकता महत्वपूर्ण है कि सृजन धर्मिता महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के अगर सभ्यता के प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो यह पढ़े लिखे लोगों ने पैदा किया। संयोग से आज हम जब चर्चा कर रहे हैं गांधी के 150वें वर्ष में, तो कौशल को, शिल्प को, शारीरिक श्रम को पुनः पुरानी मूल्यवत्ता और प्रतिष्ठा देने की एक शिक्षा नीति भी आई है। जब तक शिक्षा में शिल्प के प्रति, कला के प्रति, उद्योग और उत्पादन के प्रति, मनुष्य के उद्यम के प्रति प्रतिष्ठा की दृष्टि और स्वीकृति की दृष्टि न बनी, तब तक शायद सारे यत्न बेमानी हो जाएंगे। फिर कारखानों से निकली और चमकीली पैकिंग में की गई सामग्रियां, वो चाहे हमारे लिए और हमारे पड़ोसी के लिए जितनी भी हानिकारक हो, हम उपयोग करते रहेंगे। ये सस्ते और महंगे का भी प्रश्न है। बड़े कारखानों के उत्पाद सस्ते इसलिए होते हैं कि बड़ी संख्या में उत्पादित होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उनका उपयोग होता है, मार्केटिंग होती है, विपणन होता है। विपणन की जो मोबिलिटी थी और विपणन में जिस प्रकार से समाज का सहभाग था, आज शिल्पकारों के, कारीगरों के लिए विपणन की वह व्यवस्था नहीं है। जब मैं आया तो मुझे विदर्भ के अंदर भी इस दृष्टि से कुछ कठिनाई प्रारंभ हुई थी और मनोज जी, चंद्रकांत जी से मैंने वार्ता की और मुझे लगा कि इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले शिल्पकारों को, कारीगरों को, उनके उत्पाद को बाजार मिल सके,
और जो उत्पाद चाहता है उसको वास्तविक रूप से उत्पाद मिल सके, दिल्ली के मार्केट से खरीद करके और नागपुर और वर्धा में ग्राम शिल्प के नाम से बेचे जाने वाली जो प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई हैं पूरे देश के अंदर, उससे मुक्ति प्राप्त हो सके और शिल्पकार को वास्तव में काम मिले, काम के साथ सम्मान मिले, उसको पहचान मिले, इसका प्रारंभ उच्च शिक्षण संस्थानों को करना। हम उस दिशा में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह संगोष्ठी जब प्रस्तावित हुई, जब सुनील जी, अनिल जी ने प्रस्तावित किया इसको और ये भी बताया कि महेश जी इसमें रहेंगे, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे विश्वविद्यालय के लिए तो एक अवसर है, इस अवसर से चूकना नहीं चाहिए। और कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले ही इस दिशा में हम आगे बढ़े ठीक ढंग से, इसकी योजना, रचना, व्यवस्था और दृष्टि के लिए मैंने महेश जी से अनुरोध किया। लंबे समय से वर्धा आना नहीं हुआ है आपका। उन्होंने कहा कि कोई इधर वर्धा काम नहीं हुआ, इसलिए हमने कहा आप आ जाइए, काम तो ढेरों हम लेकर के बैठे हुए हैं आपके लिए, लेकिन आपको काम करने के लिए बुला नहीं सकते। आप जब आएंगे तो आपके लिए भी काम है और हम लोगों से भी आप काम ले सकेंगे। यह सबसे बड़ी, और उन्होंने वायदा किया है जल्दी ही योजना कर रहा हूं, यह इस संगोष्ठी की सबसे बड़ी उपलब्धि है इस विश्वविद्यालय की दृष्टि से। क्योंकि विश्वविद्यालयों में शारीरिक श्रम और शरीर से, हाथ से, कारीगरी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मशीन और बड़े कारखानों में किए जाने वाले कार्यों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा और स्वीकृति प्राप्त हो सके, यह शिक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक जरूरी है, उच्च शिक्षा में और जरूरी है। इस दिशा में ग्रामायण जैसे प्रकल्प, सामाजिक कार्य, सुनील जी के बंबू विकास केंद्र जैसे योजनाएं इस विश्वविद्यालय का और देश के सभी विश्वविद्यालयों का, स्थानीय स्तर पर जहां भी जिस किस्म की शिल्पकारी, कारीगरी का काम हो रहा है, सभी स्थानों के विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन कर सकती है। और यह नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा है। कौशल संपन्न युवक बनाना केवल युक्ति करता है, तर्क करता है, भाष्य करता है, व्याख्यान करता है, इस प्रकार का युवा नहीं, अपितु कुशलता पूर्वक निर्मित और सृजन करता है, सृजनात्मक कल्पना करता है, से संपन्न है, क्रिएटिव इमेजिनेशन है जिसमें, इस प्रकार का युवक निर्मित करना विश्वविद्यालयों का एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य में आप सब कम से कम इस विश्वविद्यालय के साथ आए हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद देते हुए और महेश जी से अनुरोध करते हुए कि हमें आपकी प्रतीक्षा है। और आप आएंगे तो, आज हमने चर्चा की है, आप आएंगे तो क्रिया की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा कर रहा हूं और सभी बंधुओं को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे रहा हूं। विश्वविद्यालय के आयोजन की दृष्टि से धन्यवाद ज्ञापन तो होगा, लेकिन मैं इसे अपने लिए व्यक्तिगत अनुग्रह भी मानता हूं कि कुछ सपने संजय जी ने, सुनील जी ने, अनिल जी ने, चंद्रकांत जी ने इस विश्वविद्यालय के आने के साथ ही जो मुझे दिखाया था, वो सपने कौन पूरा करेगा, इसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था। और वो प्रतीक्षा आज जब महेश जी से बात हुई है तो मुझे पूरी होती हुई लग रही है। इसलिए आप सबको व्यक्तिगत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको नमस्ते। मार्गदर्शन के लिए कुलपति जी को आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर जी। अध्यक्ष जी की अनुमति से अभी मैं कार्यक्रम समापन के आभार ज्ञापन हेतु ग्रामायण प्रतिष्ठान के सचिव श्री संजय जी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आप प्लीज आगे बढ़िए। पंडित दीनदयाल जी के इस जीवन जन्मदिन पर
जिस तरह गांधी और दीनदयाल जी दोनों हमारे संस्कृति के राजदूत हैं, और इस राजदूत के होते जिस प्रकार की चिंतन मंथन इस कार्यक्रम में हुआ है, और जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर के लेके प्रांत और जिला स्तर तक के कार्यकर्ता इन्होंने एक सफल प्रयोग किया है, ये कार्यक्रम के अंत में प्रस्तावना आभार का काम मुझे दिया है, क्योंकि मैं ग्रामायण का कार्यकर्ता हूं। ग्रामायण के पूर्व में पूजनीय नानाजी देशमुख जी के साथ भीड़ जिले में और थोड़ा बहुत गोंडा जिले में काम करता था। 2012 से हम इस काम में जुटे ग्रामायण के। तो ग्रामायण की एक केंद्रीभूत कल्पना हमने दृष्टि को और धारणा को बदलने के लिए जो करना चाहिए वो काम देखा। ग्रामायण जो विद्यमान धारणा है और जिस धारणा के कारण आज के समाज जीवन में जो समस्या है, उस धारणा में परिवर्तन के लिए काम करता है, दृष्टि में परिवर्तन के लिए काम करता है। और यह काम करते समय उसका कार्यक्षेत्र दोनों है। ग्रामायण का कार्यक्षेत्र केवल गांव नहीं है। ग्रामायण का कार्यक्षेत्र यह शहर भी है और गांव भी है। और जैसा अभी महेश जी ने कहा कि गांव और शहर को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बनने के बजाय एक दूसरे को पूरक बनाना चाहिए, यही आधार को लेकर ग्रामायण चलता है। लेकिन इस दृष्टि से कोई 2012 से ग्रामायण प्रारंभ हुआ, ये काम कोई उस समय नया शुरू नहीं हुआ। बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी इस काम के लिए खपाई है, और उन सारे लोगों को, व्यक्ति को, संस्था को, अध्ययनकर्ता को जोड़ने का काम केवल ग्रामायण करता है। ग्रामायण खुद कुछ काम नहीं करता। इसलिए यह जो धारणा का परिवर्तन करने का जो काम है, उसमें जिन जिन लोगों का सहभाग हो सकता है उन सारे लोगों को जोड़ना, ये ग्रामायण का काम है। इसलिए ग्रामायण कभी दर्शन गांव शहर के आदमी को गांव के आदमी का दर्शन हो, इसलिए कभी प्रकल्प दर्शन शहर कराता है। अनेक सामाजिक प्रकल्पों के ऊपर नागपुर के नागरिकों को ले जाना और जो चीज उन्होंने जिंदगी में कभी देखी नहीं वो चीज उसको दिखाना, यह काम भी ग्रामायण करता है। और कभी कभी अभी 2017, 18, 19, 20 इस कालावधि में 3 ग्रामायण के बड़े प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में गांव के लोग अपने कौशल्य को लेकर, अपने हुनर को लेकर इस प्रदर्शन में आए। शुक्ला जी भी उस प्रदर्शन में आके गए हैं, देखा है, इसलिए वो बार बार उसका उल्लेख करते थे। 116 विविध संस्थाएं, कारागिर और उत्पादक, इन्होंने अपने स्टॉल लगाकर शहरों में बहुत अच्छी बिक्री हुई। कई लोग तो ऐसे कहते थे कि हमारी ये 4 दिन की जो सेल है वो पूरी साल भर से ज्यादा है। तो ऐसा काम जो शहर और गांव को जोड़े, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा को कम करे और एक दूसरे के पूरक बने, और यह सारा जो विचार दृष्टि है इसमें 3 बातों का समन्वय करे। एक है आर्थिक विषय, दूसरा है सामाजिक विषय और तीसरा है पर्यावरण पूरक दृष्टि। इन तीनों में समन्वय बैठाने का काम ग्रामायण अपने तरफ से करता है। विपणन में भी मदद करता है, कौशल्य के सुधार में भी कार्यशाला लेकर मदद करता है, और एमएसएमई हो, खादी ग्रामोद्योग हो, बैंक हो, इनके साथ लोगों को जोड़कर उनको धनराशि का भी उपलब्धि करने के लिए ग्रामायण मदद करता है। ऐसी ग्रामायण अपने लिए कोई भूमिका न रखते हुए एक
धारणा में परिवर्तन के लिए जो जो आवश्यक काम है वह ग्रामायण करता है। अभी रजनीश शुक्ला जी ने कहा कि भाई मैं तो इसे अपने लिए सुअवसर मानता हूं। मैं समझता हूं कि जो कार्य और उसके लिए ग्रामायण के साथ काम करने के लिए जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय ने जो एक अनोखी पहल की है, वह पहल ग्रामायण के लिए भी बहुत उत्साहवर्धक और बहुत अच्छा एक योगदान है। इस सारे कार्यक्रम में महेश जी जैसा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति जुड़ा है। मेरे पास तो आभार प्रदर्शन का दायित्व है। मैं महेश जी के तहे दिल से आभार मानता हूं और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने समय दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। हम महेश जी के साथ सदा के लिए जुड़े रहने में अपने को गर्व महसूस करेंगे। इस कार्यक्रम में कौशल्य के बारे में खुद काम करने वाली सुश्री विभाताई जी गुप्ता और सुनील जी देशपांडे, इनका भी योगदान इन सारे विषयों में बहुत अच्छा है। हम उनके साथ भी जुड़े रहना चाहते हैं और इन्होंने जिस प्रकार की मूलभूत बातें रखी, जो पर्यावरण पूरकता के लिए भी आवश्यक है, विकास के लिए भी आवश्यक है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, इन सब बातों के ओर गौर करने का समय अभी आ चुका है। मनोज कुमार जी ने जो सर्वोदय और अंत्योदय के जोड़ने की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 77 में जब पहली बार देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस समय गांधी दीनदयाल जी और लोहिया के ऊपर एक किताब निकली थी। मैं दीनदयाल शोध संस्थान में नानाजी के प्रकल्प में जब था, उस समय इन सारे किताबों को थोड़ा पढ़ने का मौका मुझे आता था। तो हमारे यहाँ महापुरुषों की स्पर्धा होती है और महापुरुषों के अनुयायी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। एक दूसरे के साथ आकर पूरक काम कैसा किया जा सकता है, इसका एक वातावरण 1977 से बनना जो शुरू हो गया, उसी के परिणति में ग्रामायण की निर्मिति हुई। और इस काम को आगे और बढ़ना है तो व्यक्तिगत तरीके से विचारधारा के स्कूल के बाहर आकर भी हम सबको एक दूसरे के पूरक बनने की जो जिम्मेदारी है, वह काल ने हमारे ऊपर रखी है। हम सब ने उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मनोज कुमार जी अगर इन सारे बातों में सोशल वर्क का, सामाजिक कार्य का अध्ययन उस दृष्टि से विचारधारा के आउट ऑफ बॉक्स और आउट ऑफ स्कूल ये अगर करते हैं और बच्चों को इस ढंग से प्रशिक्षण देते हैं, तो मुझे लगता है ये काम बहुत बढ़ेगा। मनोज कुमार जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। चंद्रकांत जी रागीट दोनों के साथ जुड़े हैं। हमारे दोनों का बाइंडिंग चंद्रकांत जी के कारण है। ग्रामायण के संस्थापन के जो फाउंडर मेंबर है उनमें चंद्रकांत जी है, मैं हूँ, अनिल जी हूँ है, और भी 3-4 लोग हैं। हम सबके साथ विद्यमान में अभी चंद्रकांत जी ग्रामायण के भी उपाध्यक्ष है। चंद्रकांत जी के कारण ही ये संयोग और एक साथ काम करना संभव हुआ है। मैं चंद्रकांत जी का भी आभारी हूँ। मनोज जी के ही सहयोगी बाल राजू जी जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत अच्छा इन सारे कार्यक्रमों की रचना की। उनकी तो कोशिश थी मिनट टू मिनट चलने का, लेकिन इस विषय में हम तो हमारा समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है। हम इस कार्यक्रम को 10 मिनट पूर्व ही समाप्त करने वाले हैं। इसलिए जो लोग इस कार्यक्रम को जुड़े हैं और इतने दीर्घकाल तक जुड़े हैं, उनका भी आभार व्यक्त करना मैं समझता हूं
कि मेरा अपना दायित्व है इस सारे काम को जो सुनियोजित ढंग से और तंत्र का उसके साथ जोड़ने के लिए जो तकनीकी टीम और विशेषतः हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की तकनीकी टीम जिस तरह इस सारे काम में जुड़ी है, उनके आभार के बिना और उनके काम के बिना ये सारा संभव होना मुश्किल था। इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अब हम सब लोग एक परिवार के नाते जुड़े हैं। प्रसंग के तौर पर हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक धारणा बदलने के काम में हम सबको आगे भी जुड़े हुए रहना होगा और इस जुड़े हुए रहने का एक परिवार के रूप में आगे बढ़ने का और देश के विकास के नीति को गतिमान करते समय भी भारतीय संस्कृति के ऊपर बने रहने के दृष्टि से जो जो आवश्यक कदम है हमको उठाने होंगे और उन सारे कदमों के लिए जिस तरह महात्मा गांधी जी, जिस तरह दीनदयाल जी एक राजदूत बनकर, संस्कृति के राजदूत बनकर जिस तरह वो आगे आए, नए पीढ़ी में भी ऐसे राजदूत को निर्माण करना यह हम सबका दायित्व है। इस दायित्व को समझते हुए यह कार्यक्रम एक प्रारंभ हो, कार्यक्रम की समाप्ति करना जरूरी है, लेकिन कार्य की समाप्ति इसके साथ न हो, एक नया रास्ता इसमें से खुले, यह परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और इस कार्यक्रम के समाप्ति के लिए मैं सूत्र संचालक के पास जाना चाहता हूं। धन्यवाद।